हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 12th। हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ दैट। इन द लास्ट लेक्चर वी डिड सम डेरिवेशंस। अभी एक डेरिवेशन और हम अभी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज रेडबर्ग्स फार्मूला। तो हम रेडबर्ग्स फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये हमारे सामने डायग्राम है। इसके अंदर व्हाट वी आर गिवन इज वी हैव अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और हमारे पास दो ऑर्बिट्स हमने ड्रॉ किए हैं। ये येलो वाली जो ऑर्बिट है वो n है, इनर ऑर्बिट है, ठीक है। इट कैन बी एनी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमने इनर ऑर्बिट n लिया है और एक हमारे पास एक आउटर ऑर्बिट है वो m है। तो इलेक्ट्रॉन हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस m ऑर्बिट, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इट मेक्स द ट्रांजिशन एंड जंप्स टू द लोअर ऑर्बिट, अंदर वाली ऑर्बिट में जंप करता है। तो m से उसने n में जंप किया, यहाँ पे जंप किया, तो ऑफ कोर्स इट विल गिव आउट रेडिएशन। सो इफ़ वी यूज़ द, अगर हम वो फार्मूला यूज़ करने, जो पोस्टुलेट बोर्स का पोस्टुलेट हम देखेंगे, तो बोर्स व्हाट द बोर्स पोस्टुलेट सेज दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो सपोज ये हमको एनर्जी मिल रही है, सपोज ई इसने रेडिएशन एमिट किया, ई इज़ द रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन है इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द हायर ऑर्बिट एंड द लोअर ऑर्बिट। तो ये हो जाएगा ई एम माइनस ई एन, दिस इज वॉट वी गेट, ये हमको मिलेगा। नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि हमने डिराइव किए थे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास दो ऑर्बिट हैं, तो हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अगर हम ई एन का जो फॉर्मूला था हमने जो डिराइव किया था, इट वाज माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये n के लिए है, ठीक है। तो सिमिलरली हम m के लिए भी लिख सकते हैं, तो खाली n की जगह m आ जाएगा, इक्वल टू माइनस एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, और ये आएगा m स्क्वायर। ये वैल्यू को हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो कॉमन टर्म उसको बाहर निकाल देंगे, तो हमें जो मिलेगा जो मिलेगा फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगा, ये what we get is this E is equal to, you just take the common terms, m e z square e raised to 4 upon 8 epsilon 0 h square. Now because the negative sign है, okay, so we are subtracting em जो है माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये जो माइनस रहेगा, और ई एन जो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हम उसको इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। दिस इज व्हाट हाउ वी राइट इट, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थियोरी के मुताबिक एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच न्यू। तो इक्वल टू एच लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट इज ई की जगह हम एच न्यू पुट करेंगे यहाँ पर, एच न्यू इक्वल टू एम ई जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। नाउ न्यू जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो है, वी कैन राइट दिस न्यू इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एज सी अपॉन लैम्डा। So frequency is equal to velocity of the electromagnetic radiation c upon lambda is the wavelength। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन, ऊपर की इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, this becomes h c upon lambda is equal to m e z square e raised to 4 upon 8 epsilon 0 h square 1 upon n square minus 1 upon एम स्क्वायर। हम लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 अपॉन लैम्डा रखेंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा। बाकी सब चीज़ को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा
जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच क्यूब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एच है तो ये नहीं आएगा, तो एच क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। नाउ ये जो डेरिवेशन, ये जो लास्ट फाइनल हमको मिल रहा है इक्वेशन, इसके अंदर ये सब के सब कांस्टेंट है एक्सेप्ट जेड स्क्वायर। अगर डिफरेंट एटम्स के लिए इट इज़ डिफरेंट, तो हम इसको छोड़कर बाकी सब चीज़ें जो है एम ई ये सब के सब कांस्टेंट है। सो वी कंबाइन दिस थिंग्स, इसको हम एक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इसको बोलेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। So we write this RH is equal to ME e raised to 4 upon 8 epsilon 0 H cube C. So this constant is called as Rydberg's constant, ठीक है, इसको Rydberg's constant लिखते हैं, ठीक है। एंड देन वी राइट दिस, ये हम इसको फाइनल डेरिवेशन जो हमको मिलेगा, दिस इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी गेट, ओके। सो दिस फार्मूला, ये जो हमको फार्मूला मिलता है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड एज रीडबर्ग्स फार्मूला। ये जो फार्मूला है इसको हम बोलेंगे रीडबर्ग्स फार्मूला। ऑफ कोर्स अगर हम हाइड्रोजन डायन बिकॉज जेड बिकम्स 1, तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा और जेड की जगह 1 हो जाएगा। तो सो दिस फार्मूला जो हमने डिराइव किया, दिस कॉल्ड एज रीडबर्ग्स फार्मूला। तो 1 अपॉन एन क्या है, एन जो है जहाँ पर जंप किया है और एम हायर ऑर्बिट है, एन इज द लोअर ऑर्बिट, तो इससे हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वेवलेंथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। Now, even with Bohr's model, there were some limitations. कुछ limitations है Bohr's model, although it was able to explain many of the phenomena, तो फिर भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे the very first was it was unable to explain the line spectra of atoms other than hydrogen atom। तो हमें जो लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, ये हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेन कर सकता है कि ये वाई दिस, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ क्यों मिल रही है और ये जो मिल रही है और क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है, ये ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है, बट दूसरे एटम्स का एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देन इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द डबलेट ऑब्टेन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो डबलेट का मतलब ये है कि एक ऐसी हमें जो लाइन मिल रहा है उसके एकदम करीब ही एकदम एक दूसरी लाइन मिलती है, तो ये डबलेट मिलता है, डबलेट, ठीक है। वो सिंगल लाइन नहीं रहती, दो लाइन एक साथ रहती है, बहुत करीब रहती है, बहुत, दे आर टू क्लोज, तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बोर्स मॉडल। देन इसके अलावा द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम कुडंट बी एक्सप्लेन बाय बोर्स मॉडल। तो ये जो इंटेंसिटी वेरिएशन, कुछ बहुत इंटेंस रहती है, कुछ इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं रहती, सो द बोर्स मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन दिस। एंड द फोर्थ थिंग, द प्रेजेंस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स कुडंट बी एक्सप्लेन। तो एक पोस्टुलेट था बोर का कि जब तक वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा तो वो तब तक रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर मूविंग इन ए स्टेबल ऑर्बिट, मगर स्टेबल ऑर्बिट, वाई दिस स्टेबल ऑर्बिट, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो दिस वर द 4 limitations we can say of the Bohr's model. So of course to get a complete picture of the model we need to have an in-depth knowledge about the quantum mechanics. तो quantum mechanics जो है बहुत सारे phenomena जो है ये सब चीज़ों को explain करता है, okay? Now in order to explain the stable orbits we use the de Broglie's explanation. So according to de Broglie's theory, de Broglie की theory के मुताबिक ये है कि every matter particle behaves like a wave। तो मैटर पार्टिकल मगर उसका जो वेव नेचर रहेगा, इट मूव्स इन अ वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है व्हेन दे आर मूविंग अराउंड इन द सर्कुलर ऑर्बिट, दे आर मूविंग इन अ वेवी नेचर, ठीक है। तो वो वेव के फॉर्म में मूव करते हैं। तो अगर सपोज वो ये दिस इज द न्यूक्लियस, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये पहला ऑर्बिट रहेगा, तो पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से वो ऑर्बिट को एडजस्ट करेगा कि वो सिंगल वेव लेंथ में एडजस्ट हो जाए, एक ही वेव लेंथ हो। सेकेंड ऑर्बिट में वो ऐसा होगा कि उसकी 2 वेव आ जाए, ठीक है, ये 2 वेव आ जाएगी, ये 2 से ज़्यादा ना कम, तो ये लेंथ ऐसी रहेगी कि वो अपने आप को इससे से मतलब ये ऐसा एडजस्ट करेगा कि उसको 2 वेव आ जाएगी। आई जस्ट शोन अ डायग्राम, ये जैसे डायग्राम हमारे पास है, यू कैन सी दिस डायग्राम, यू कैन रिफर दिस डायग्राम। सो दिस डायग्राम इट गिव्स द थर्ड ऑर्बिट। तो देखिए थर्ड ऑर्बिट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये जो रेड दे रहा है, रेड, दिस रेड इज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हम देखते हैं 3 वेवलेंथ हो जाती है, ठीक है,
1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 3 ये 3 वेवलेंथ हमको मिल जाती है, तो दिस आर द 3 वेवलेंथ्स, ठीक है। तो अभी इससे कम और ज़्यादा में 3 वेवलेंथ आ ही नहीं पाएगी। देन ये जो केस है यहाँ पर बस 4 वेवलेंथ है, ओके, वी हैव 4 वेवलेंथ्स इन द 5th ऑर्बिट, वी हैव द 5 वेवलेंथ्स, 6 में 6 वेवलेंथ्स रहेगी। तो ये वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में रहेगा, उसके अलावा किसी ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ लेट अस प्रूव दैट पर्टिकुलर पार्ट, वो जो हमने बोर्ड्स की थियरी का हम प्रूव कर सकते हैं, ओके। नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर, ये जो डायग्राम के मुताबिक क्या होगा कि ये जो सर्कमफरेंस है, ये सर्कल का सर्कमफरेंस है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r, ये हम r n लिखते हैं इसे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है, इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो भी रहेंगे वो इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स रहेंगी लैम्डा n, ठीक है। सो वेयर n कैन बी एनीथिंग लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लैम्डा n जो मिलेगा हमें, लैम्डा n इज 2 पाई r n अपॉन n, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली's theory, डी ब्रोगली थ्योरी क्या बोलती है कि एवरी मैटर पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव, और उसका जो वेवलेंथ दिया जाता है लैम्डा n जो दिया जाता है वो है h अपॉन pn, where pn is the momentum, linear momentum, and h is the Planck's constant. Now we just combine this, ये दोनों को हम combine करेंगे because ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा है, तो what we get is, so here 2 pi rn upon n equal to h upon pn, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। नाउ इन दिस इक्वेशन हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इसको वाइट से लिख देंगे। सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज, इफ यू टेक pn, हम pn को जो है अब यहाँ पर pn, तो व्हाट वी गेट pn यहाँ पे लेंगे तो ये मिलेगा nh अपॉन 2 पाई rn मिलेगा, हम rn को ऊपर ले लेंगे तो व्हाट वी गेट इज rn pn इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, बट दिस इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम, rn इंटू pn इज एंगुलर मोमेंटम, ln जो मिलेगा हमको ये nh अपॉन 2 पाई मिलेगा, विच वॉज ऑफ कोर्स what the Bohr's theory says। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं, this is what we prove, so we prove Bohr's second postulate using de Broglie's theory, okay। Next we come to the study of atomic nucleus। So what are the constituents of nucleus? तो न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं the nucleus of an atom consists of subatomic particles called as protons and neutrons, they are also called as nucleons। तो एटम के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स द मास ऑफ द प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, और मास ऑफ द प्रोटॉन इज मच मच हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे 1836 टाइम्स है प्रोटॉन का मास विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। So mass of proton is 1836 times the mass of electron. And then protons of course they are positively charged, electrons जो negatively charged होते हैं, और neutrons they are neutrals, they don't carry any charge। Then the total number of proton and electron in an atom are is equal, तो जितने protons होंगे उतने ही electrons होंगे, तो atom is of course electrically neutral। Number of protons in an atom is its atomic number, तो जो प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8 है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड द मास नंबर, ठीक है। तो टोटल जितने भी न्यूक्लियॉन्स रहेंगे, न्यूक्लियॉन्स का मतलब कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर, तो उसको हम बोलेंगे मास नंबर। सो इफ ए इट इज डिनोटेड बाय ए, तो ए इक्वल टू z प्लस n, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, n इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट द मास नंबर। नाउ वी हैव सम रिप्रेजेंटेशन, हम कुछ हमें एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, ओके। लाइक सपोज इन जनरल, सपोज एक हमारे पास एक एटम है x, तो ये हम x ऐसा लिखेंगे, ओके।
और उसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो यहाँ पर Z यहाँ पे रहेगा, और ये इसका मास नंबर, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हम ऐसा लिखेंगे O, इसका सिंबल O है, ठीक है। देन Z, इसका एटॉमिक नंबर वो 8 है और इसका मास नंबर इज 16, तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। सिमिलरली कार्बन है, तो कार्बन हम C लिखेंगे, इसका सिंबल C है, उसका जो एटॉमिक नंबर इज 6 और इसका मास नंबर 12 है, तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। Now see, for a given atom the number of protons and electrons are fixed, तो ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रॉन्स कम ज़्यादा रहे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ वी हैव सम डेफिनेशंस हियर। द फर्स्ट इज द व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स किसको बोलेंगे? तो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ऐसा होगा कि सेम एटम के एटम सेम है मगर उसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट है, तो दे आर दोज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम हाइड्रोजन देखेंगे, तो एक हाइड्रोजन एटम ये है, ठीक है। देन वी हैव अनदर हाइड्रोजन दिस, इसको हम ड्यूट्रियम बोलते हैं, ड्यूट्रियम। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रीटियम है, ठीक है। अब ये तीनों जो है वी कैन से दिस टू आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम रहेंगी। देन इसके अलावा भी आइसोटोप्स दे आर फाउंड इन नेचर। देन वी हैव आइसोबार्स। तो आइसोबार्स हम किसको बोलेंगे? एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा मगर उनका मास नंबर सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ये जो ट्रीटियम हमने देखा था, ये 3 1, ये हाइड्रोजन एटम का है। सिमिलरली फॉर हीलियम वी हैव दिस, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ये दोनों सेम है, इसका मास नंबर सेम है मगर दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। सेम वे वी हैव आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसको बोलेंगे? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स, ठीक है। तो जैसे वी हैव सम एग्जांपल लाइक आइसोटोन्स का हम बोलेंगे, ये वी हैव दिस ट्रीटियम एंड एज वेल एज हीलियम, ठीक है, ये 4 ये 2। तो इसमें हम देखते हैं कि बोथ आर डिफरेंट एटम्स, दोनों का एटॉमिक नंबर एक का 1 है दूसरे का 2 है। ऑफकोर्स मास नंबर भी डिफरेंट है, तो सेम क्या होगा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए ये 3 - 1 यहाँ करना पड़ेगा, हमको मिलेगा 2, और यहाँ 4 - 2 करना पड़ेगा, वो भी 2 मिलेगा। तो दिस 2 एंड 2 ये दोनों का सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ओके। So next we see units of measuring the masses of atoms and subatomic particles. तो हम कैसे इसे मेजर करेंगे? बिकॉज दिस पार्टिकल्स दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, तो इसको हम उसका मास अगर मेजर करना है तो वी हैव सम वेज। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, हम उसको किलोग्राम से मेजर करेंगे, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स व्हाट वी सी इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको देखेंगे तो इट इज समवेयर अराउंड 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। ये मैंने रफली लिखा हूँ, इसके आगे भी कुछ डिजिट्स है बट आई एम जस्ट रफली राइटिंग। तो ये 9.1 10⁻³ किलोग्राम्स है। देन मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 समथिंग इंटू 10⁻27 kilograms, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस, वो भी हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 10⁻27 kilograms। सो एक तरीका ये है कि इसको किलोग्राम्स में लिखेंगे, बट दिस इज ये कोई सही मतलब ये हमें कैलकुलेशन करने के लिए इट विल डिफिकल्ट, विल फाइंड डिफिकल्ट टू राइट इन दिस टर्म्स 10⁻31 10⁻27। तो हमारे पास और एक यूनिट है, वी कैन मेजर द मास इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये और एक हमारे पास स्केल है, तो ये क्या बोलता है? 1 atomic mass unit is equal to 1/12 of the mass of a neutral carbon atom having atomic mass 12 in its lowest electronic state। तो इसके मुताबिक हम बोलेंगे what is 1 atomic mass unit। तो इसको हम 1 atomic mass unit को इस तरह से लिखते हैं, atomic mass unit is equal to 1.66 into 10⁻27 kilograms। ये 1 atomic mass unit है, ठीक है।
तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सबको इसके मतलब कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज जस्ट रब इट, इसको रब कर देता हूँ। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट जो हो जाएगा, इट इज़ 0.00055 atomic mass unit. Then mass of proton जो जाएगा it is around 1.007 atomic mass unit, sorry, and mass of neutron is also around the same way, ठीक है, ये भी इसी तरह से 8 मिल जाएगा atomic mass unit. So this is in terms of atomic mass unit. Okay. Then the third way of measuring the mass is in terms of energy. So according to Einstein's energy mass relationship, we have E equal to mc square, ठीक है। तो energy is equal to mass into c is the velocity of light, ठीक है। तो c square, तो ये हमें ये क्या बताता है रिलेशन, हाउ वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। तो अगर हमारे पास मास है तो उसकी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ़ वी कन्वर्ट दिस मास इनटू एनर्जी, ये हमारे पास जो मास की वैल्यू लेने के बाद अगर हम इसको c3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर ये इसकी यूनिट हो जाएगी। देन मास ऑफ प्रोटॉन जो मिलेगा हमको, इट इज़ 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर, and mass of neutron in terms of energy is roughly 939.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। तो बिकॉज ये मास जो है ना, मास एक्चुअली क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। तो एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर, जिसकी तो इसलिए ये इसकी यूनिट ये रहेगी। सो दिस हाउ वी फाइंड द मास। So that's all for this particular session. Okay, I will continue in the further in the next session. Thanks for watching.